सभी दिव्य आत्माओं को सादर प्रणाम। डैश पिरास फाउंडेशन जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और A1 सॉल्यूशन ने मिलकर क्लब का ऑर्गेनाइज किया है A1 डोनर्स मैनेजमेंट क्लब। ये क्लब का मिशन क्या है? इस क्लब का मिशन ये है कि हम ह्यूमैनिटी इंसानियत पावर को समझ सके। उसके लिए हमें आवश्यकता है आप जैसे वॉलंटियर्स की, डोनर्स की, मेंबर्स की, जिनके साथ मिलके जिनके लिए यह कार्य है जो मैनेजमेंट क्लब करना चाह रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम वेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात करें तो आज सबसे बड़ा जो चैलेंज हम लोगों के बीच में है वो है वेस्ट। अगर आप ध्यान से समझें, देखें तो जितना हम यूज़ करते हैं या जितना हम खाते हैं, जितना यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा हमारा वेस्ट निकलता है। वो वेस्ट हमारी पृथ्वी पर ही लोड बढ़ता चला जा रहा है। क्लाइमेट चेंज जो आप देख रहे हैं वो भी इसी की वजह से है। देन उसके बाद तरह तरह के जो बैन लगते चले जा रहे हैं। प्लास्टिक बैन गवर्नमेंट करना चाह रही है, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, हम लोग मांग रहे हैं, शॉपकीपर्स दे रहे हैं, उनकी भी मजबूरी है और हम भी अपनी मजबूरी से लाचार हैं। हम शायद भूल गए हैं कि हमारे जो पूर्वज जब घर से निकलते थे तो एक थैला लेके निकलते थे। शायद उस समय पॉल्यूशन इसीलिए कम था क्योंकि पहले हम शायद ज़्यादा समझदार थे। मेरी बातों को अदरवाइज़ नहीं लीजिएगा। ये शब्द कुछ ऐसे शब्द हैं, हो सकता है किसी को कड़वाहट लगे, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम वेस्ट मैनेजमेंट को समझ रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट इसको हमने ऑर्गेनाइज़ करना है। कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है? हम किचन का बहुत वेस्ट निकाल देते हैं। अगर आप लैंडफिल को देखें तो उसमें किचन वेस्ट, बहुत तरह का वेस्ट होता है, जिसमें किचन वेस्ट है, प्लास्टिक का वेस्ट है, प्लास्टिक की बॉटल्स हैं और ना जाने हम सभी लोग जानते हैं क्या क्या सामान हम डस्टबिन में फेंकते हैं। वो सारा सामान लैंडफिल में चला जाता है, फिर वहाँ से स्मेल भी आती है, पहाड़ भी खड़े होते चले जा रहे हैं। अब धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो दिल्ली NCR में अब स्पेस नहीं बची है जहाँ पे डंपिंग हो सके। अगेन हमारे ऊपर ही सारा भार आना है। तो उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग लो लेवल मीन्स हम नीचे से हर व्यक्ति को, आप जैसे वॉलंटियर्स को साथ लेके चलना चाहते हैं, एक क्रांति लाना चाहते हैं। क्रांति कैसे आएगी दोस्तों? क्रांति हम सभी के उठने से, हम सभी के कॉम्प्रोमाइज़ से आएगी क्रांति। इस वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट को हम कामयाब कर सकते हैं अगर हम सभी एक साथ जुड़ जाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, जो भी हम क्लीनिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, सुबह टूथपेस्ट से लेके रात को हार्पिक यूज़ करने तक, आप ध्यान कीजिए जितने भी क्लीनिंग एजेंट्स हैं वो सब एसिडिक हैं। और पर्यावरण का, ईश्वर का, यूनिवर्स का एक नियम है, जो हम देते हैं वो लौट के हमारे पास वापस आता है। प्लास्टिक हमने चारों तरफ फैला दिया, PP किट के रूप में प्लास्टिक हमने पहन लिया। हम एसिडिक के रूप में, हम एसिड क्लीनिंग एजेंट के रूप में, हर चीज़ में आप देखिए एसिड है, चाहे वो परफ्यूम है, चाहे पोछा लगाने के लिए है, चाहे कपड़े धोने के लिए सर्फ है, कोई भी चीज़ हो, सब में एसिड है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका कोई ऑल्टरनेटिव हमें आज तक मिला नहीं है। तो वो जो ऑल्टरनेटिव नहीं मिला है, दैट इज़ वो हमारे किताबों में, हमारे ग्रंथों में विद्यमान है। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने ऑलरेडी ईजाद कर रखा है, वो है बायो एंजाइम। जी हाँ, बायो एंजाइम हमारे किचन वेस्ट से तैयार होता है, जिसमें फ्रूट्स के पिल्स हो गए, वेजिटेबल के पिल्स हो गए, जो सब्जियां हम काट रहे हैं उसके छिलके, जो वेस्ट हो जाता है, जो हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, उसको आपको नहीं मालूम है कि वो आपके यहाँ पे एक लिक्विड गोल्ड के रूप में है। अभी हम गोल्ड के रूप में सिर्फ वो जो सोना है हमारे पास, सिर्फ हम उसको मानते हैं, लेकिन पृथ्वी पर और भी बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में गोल्ड पड़े हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जी हाँ, वो है बायो एंजाइम, मल्टीपर्पस क्लीनर एंड लिक्विड गोल्ड, जिससे आप हर चीज़ साफ़ कर सकते हैं। हर चीज़ में आप कपड़े धो सकते हैं, आप बर्तन साफ़ कर सकते हैं, आप पोछे में यूज़ कर सकते हैं, आप टॉयलेट को साफ़ कर सकते हैं, आप शीशे साफ़ कर सकते हैं।
जो चीज़ आप सोचते हैं वो सफाई में कार्य आ सकता है। अगर हम थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके बनाएं तो हम अपना पानी भी स्वच्छ कर सकते हैं। ये है बायो एंजाइम का कमाल। फिर उसके बाद हम जो पॉलीथीन्स फेंक देते हैं, जो रिसाइकलिंग के लिए भी नहीं पहुंच पाता है, दैट इज़ है जो हमारे बिस्किट के रैपर्स हैं, चिप्स के रैपर्स हैं, हमारे ब्रेड के रैपर्स हैं, ऐसी बहुत सारी ना जाने कितनी चीज़ें हैं। अगर हम कमर्शियल यूज़ में भी देखें, लाइक शॉपकीपर्स हैं, A1 के माध्यम से हमें पता लगा है कि प्लास्टिक, हर चीज़ प्लास्टिक में रैप होके आती है। उसके जो ऊपर के कवर होते हैं, जो वो सेमी होलसेल के लिए आते हैं, जो 6-6, 8-8, 10-10 पीस का पैक बना के उसके ऊपर एक पॉलीथीन से चढ़ा देते हैं, वो कभी रिसाइकिल में नहीं जा पाती है। तो इस तरह की हज़ारों लाखों आइटम्स हैं जो रिसाइकिल हो तो सकते हैं लेकिन जाती नहीं हैं। कंपनियों ने क्लॉज बना रखे हैं, गवर्नमेंट ने क्लॉज बना रखे हैं, लेकिन आप खुद से पूछें, क्या वो आई वॉश नहीं है? आज तक हमने कितनी बार वो रिसाइकिल पॉलीथिन्स ले जाकर शॉपकीपर्स को दी हैं कि भैया ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसको रिसाइकिल के लिए आप भेज दें। क्या आज तक कभी कोई एक भी शॉपकीपर, एक दुकानदार, कोई ऐसा काउंटर कंपनी का कोई आपका कॉल, कोई यूनिट, कोई इस पे काम कर रहा हो? शायद नहीं। अगर कर रहे हैं तो वो सिर्फ आई वॉश के लिए हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, इस समस्या से जूझने के लिए दैट इज़ अ चैलेंज फॉर अस, क्योंकि हम अपने बच्चों को एक अच्छा संसार दे के जाना चाहते हैं, चाहे बच्चे आपके हों चाहे हमारे हों, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, हम उसको एक स्वच्छ पृथ्वी देकर जाएं। इसलिए माय अर्थ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा कचरा मेरी जिम्मेवारी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे काम छोड़ के आप इसी काम में लग जाएं, आपको सिर्फ छोटा सा मैनेजमेंट करना है, चीज़ों को सेग्रीगेट करके करना है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसको बात ख़त्म करने से पहले एक चीज़ हम समझ लें, ये जो पॉलीथीन की हमने बात की, जो चिप्स के रैपर्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं, इसका हम क्या करेंगे? इसके हम इको ब्रिक्स, फ़ोटो आप देख पा रहे होंगे, इको ब्रिक्स के रूप में अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इको ब्रिक्स, क्योंकि प्लास्टिक तो देखो धरती पे आ गया, 500 साल से पहले इसने ख़त्म नहीं होना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है, धरती पे तो रहेगा, तो इसको हम संजो के क्यों ना रखें? अब आप भी हंस रहे होगे, एक तरफ वो प्लास्टिक को बैन करने की बात कर रहे हैं और एक तरफ संजोने की बात कर रहे हैं। संजोना मीन्स हम इन इको ब्रिक्स के माध्यम से हम गार्ड रूम बना सकते हैं, डॉग रूम बना सकते हैं, प्लांटेशन के लिए बाउंड्रीज बना सकते हैं, वॉल खड़ा कर सकते हैं, बहुत सारे स्कूलों के और भी अदर्स स्पेस में, क्योंकि बीइंग ए ट्रस्ट हमारे पास काफ़ी लोग इन्फॉर्मेशंस के साथ आते हैं कि वहाँ पे ये रिक्वायरमेंट है, वहाँ खाने की रिक्वायरमेंट है, वहाँ एक वॉल की रिक्वायरमेंट है, वहाँ टेबल की रिक्वायरमेंट है, स्टूल्स की रिक्वायरमेंट है, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स, ताकि वो फुलफ़िल की जा सकें। और हम लोग भी आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों की हेल्प से जहाँ तक हो सकता है उसको फुलफ़िल भी करते हैं। लेकिन अब हमारे पास एक ऐसा ज़रिया आ गया है कि बहुत सारी चीज़ें हम इको ब्रिक से भी बना के उसको वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, हम सबके घर में दूध आता है, कुछ लोग एडवांस हैं तो उन्होंने बॉटल वाला दूध पहले ही शुरू कर दिया है। रीज़न मुझे नहीं मालूम है, शायद उनको मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन जिनके घर भी अभी भी पॉली बैग्स में दूध आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूध आप पीना बंद कर दें या परचेज़ करना बंद कर दें, जो भी है आप लें, लेकिन उसको समझदारी के साथ आगे वर्कआउट करना है। क्या वर्कआउट करना है? जो भी आप दूध ले रहे हैं, चाहे वो मदर डेयरी का ले रहे हैं, अमूल का ले रहे हैं या किसी भी कंपनी का ले रहे हैं, पर्पस पॉली बैग में है, आपके पास आ रहा है दूध, तो उस दूध को निकाल कर आप उसको धोएं, सुखाएं। जब 40 से 50 पैकेट हो जाएं, एक रबर बैंड लगाएं उस पर, तो हमारे A1 डोनर्स मैनेजमेंट क्लब कि किसी भी वॉलंटियर से पूछकर या वॉलंटियर के माध्यम से या आप खुद चलकर हमारे साथ जुड़ें, मिलें, आप हमें उसको हैंड ओवर करें। ठीक है। जब आप हमसे जुड़ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें मिलके करनी हैं।
ये तो हो गया वेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें हमने किचन वेस्ट को क्लियर कर लिया, ऐसे पॉलीथिन्स को कवर कर लिया जो कभी रिसाइकल नहीं हो पाते हैं, और मिल्क पैकेट्स को कर लिया। देन नेक्स्ट इज़ सबसे बड़ा जो हमारा चैलेंज आने वाला है, और अभी भी चैलेंज है, दैट इज़ अ ई वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। आज की डेट में हर घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पड़ा हुआ है। आप ध्यान से देखिए, A1 डोनर्स मैनेजमेंट क्लब आपके लिए वो चीज़ें लेके आया है जो आप कभी सपने में सोच भी नहीं सकते हैं। बैकएंड में हम वेस्ट मैनेजमेंट पे काम कर रहे हैं। हम लोग कुछ अध्यात्म एजुकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें हम बिना दवा के अपने को स्वस्थ कर सकते हैं। वो हम सेकंड पार्ट में समझेंगे। इस पार्ट में हम वेस्ट मैनेजमेंट के बाद बात आती है प्लांटेशन की। प्लांटेशन, हम सभी लोग अवेयर हैं प्लांटेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। आज कंक्रीट का जंगल हमारे चारों तरफ खड़ा होता चला जा रहा है। आप समझ रहे हैं कंक्रीट का जंगल कैसे खड़ा हुआ? पेड़ कटे हैं, उसके बाद हमारा कंक्रीट का जंगल खड़ा हुआ है। शायद हमने काटे नहीं हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं उनके काटने की वजह हम हैं। जो भी पेड़ अभी तक कटे हैं, हमारे या हमारे भाई बहन या हमारे परिवार वालों की वजह से कटे हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे घर चाहिए था। आज जो क्लाइमेट चेंज की वजह है, वो उसके पीछे प्लांटेशन भी बहुत बड़ा कारण है। प्लांटेशन मीन्स पेड़ों को काटना और नए पेड़ ना लगाना। देखिए माय डियर फ्रेंड, एक बात समझें, पेड़ जिस स्पीड से कट रहे हैं उस स्पीड से ना लग रहे हैं ना बढ़ रहे हैं, क्योंकि बढ़ने के लिए केयरिंग चाहिए। जो अपने आप पेड़ बढ़ते हैं उसको केयरिंग कम चाहिए, जो हम अपने हाथ से लगाते हैं उसमें केयरिंग ज़्यादा चाहिए। तो हमें वॉलंटियर्स ज़्यादा चाहिए, हमें डोनर्स ज़्यादा चाहिए, ताकि हम ज़्यादा प्लांटेशन कर पाएँ, ज़्यादा ऑक्सीजन को क्रिएट करवा पाएँ। हमारा योगदान सिर्फ प्लांटेशन तक का है। प्लांटेशन की बात करें तो पीपल जो 24/7 हमें ऑक्सीजन देता है, नीम जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे फल के पौधे या पेड़ जैसे जामुन का हो गया, आम का हो गया, अमरूद हो गया, शहतूत हो गया, और ना जाने कितने सारे। आज हम अगर अपने बच्चों को ये बोलें, अक्सर मैंने देखा है कि बेटे आम के पेड़ की पत्ती, जो आम के जो पत्ते होते हैं वो लेके आओ, तो कहते हैं अंकल हम ला नहीं सकते, हमने कभी देखा नहीं है। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे बच्चों ने आम के पेड़ नहीं देखे हैं। कितना इम्पोर्टेंट है। आज ये स्थिति हो गई है कि आज हम बेलपत्र, आम के पत्ते, चीज़ें हम खरीद कर लाते हैं, जो कि हम प्लांटेशन के माध्यम से ये सब चीज़ें फ्री में ले सकते हैं। जी हाँ, हम इसी प्लांटेशन की बात कर रहे हैं। एक प्लांटेशन की एजुकेशन, हमारे बहुत सारे ऐसे सहयोगी हैं जो प्लांटेशन का कार्य कर रहे हैं, हमें सिर्फ उनके साथ हो जाना है, एजुकेशन अपने आप आ जाएगी। ठीक है जी। प्लांटेशन में पीपल है, नीम है, जैसे मैंने बताया फ्रूट्स हैं, बेलपत्र है। बेलपत्र शायद हम लोग नहीं जानते हैं, बेलपत्र एक ऐसा पौधा है जो पूजनीय है, जिससे डायबिटीज़ ठीक हो सकती है, कैंसर ठीक हो सकता है, बीपी ठीक हो सकता है। और अभी तक हम सिर्फ ये मानते आए हैं कि शिवलिंग के चढ़ाने के ऊपर ही वो पत्ते काम आते हैं। जी नहीं, ये बीमारियों में भी बहुत अच्छा कार्य करता है। ठीक है, तो आइए मिलकर हाथ बटाएं और आगे बढ़ें। फिर उसके बाद हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें अब हमारा क्या क्या हो गया, एक बायोएंजाइम के लिए बात कर ली हमने, इकोब्रिक्स की बात कर ली, मिल्क पाउच कलेक्शन ड्राइव की बात कर ली है हमने, देन उसके बाद प्लांटेशन की बात कर ली है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे एनिमल एंड बर्ड्स। देखिए, धरती को स्वच्छ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए सभी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो A1 डोनर्स मैनेजमेंट क्लब इन सभी चीज़ों को एक साथ लेके चल रहा है। इसके बाद एनिमल एंड बर्ड केयर्स, इसके लिए हमारी टीम बनी हुई है। आगे और भी हर एरिया के अंदर हमें टीम्स की, हमें हाथों की, वॉलंटियर्स की, आप जैसे
मेंबर्स की, सॉफ्ट हार्टेड मेंबर्स की आवश्यकता है। अपने घरों से बाहर निकलें, हाथ बढ़ाएं, कदम बढ़ाएं। उसके बाद बात आती है हेल्प अलोन पीपल्स एंड ओल्ड एज। हम परिवार में रहते हुए भी अकेले महसूस कर रहे हैं, पूछिए अपने दिल से। न्यूक्लियर फैमिली हो गई हैं, कोई किसी को किसी से मतलब नहीं है, और यही डिप्रेशन, एंजाइटी का कारण है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। हाँ, उसके बाद हमारा फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारे काउंटर्स लगा करते थे 10 रुपये में भरपेट खाना। कोविड से पहले तक लगते थे, अब बंद हो चुके हैं। अभी दोबारा से रीस्टार्ट के लिए अगेन फंड्स अरेंज किए जा रहे हैं, हाथों की आवश्यकता है, वो अरेंज किए जा रहे हैं। देन उसके बाद हम फूड एंड क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये जो फूड एंड क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं हम, ये उन बच्चों के लिए है जो स्लम एरियाज़ में रहते हैं। हमारे आसपास सभी एरियाज़ में ऑलमोस्ट ऐसे सॉफ्ट हार्टन लोग हैं जो ऐसे छोटे छोटे एजुकेशन सेंटर्स, ऐसे छोटे छोटे स्कूल चला रहे हैं। एक्चुअल में इन लोगों को आवश्यकता है एड की, जहाँ तक एड पहुँच नहीं पाता। 365 डेज़ हैं, हम मानते हैं कि इन लोगों के पास एड पहुँचती है। आप, हमारे सबके मन में ये बातें होती हैं, लेकिन आप उनसे जाके पूछिए, उनसे बात कीजिए। 365 दिन में से अगर 60 दिन एड आ गई, बाकी 300 दिन कैसे चलेंगे माय डियर। हमने जो A1 डोनर्स मैनेजमेंट क्लब का ऑर्गेनाइजेशन किया है, जो क्लब बनाया है, उसका पर्पस ये है कि ऐसे छोटे छोटे स्कूल्स को ढूंढ के उनको प्रोटेक्शन दी जाए, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चला जाए। जिस भी चीज़ की आवश्यकता हो वो चीज़ उनको मुहैया करवाई जाए, उनको दिलवाई जाए अपने क्लब के माध्यम से। ठीक है जी। उसके बाद देखिए, फूड बेसिकली जो स्लम एरिया के बच्चे हैं वो पढ़ने नहीं आते हैं, उनका बहाना खाना खाने का होता है। खाने के बहाने वो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बैठ के पढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ों को। उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छा करके आगे निकल जाते हैं। फिर उसके बाद जब बच्चे आएंगे, खाना खाएंगे, स्टडीज़ होगा, स्टडीज़ का मटेरियल चाहिए, फिर उनको कपड़े भी चाहिए, तो क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे वहाँ काम करता है। हर चीज़ का अलग अलग वीडियो भी आप तक पहुँचा जा चुका है। आप हमारे गेट टुगेदर्स में आएँ, हमसे बात करें, हमें क्लोथ डिस्ट्रीब्यूशन में क्लोथ्स कैसे हमें देने हैं, डोनेशन किस तरह से देना है कि दूसरे को भी अच्छा लगे। इस कार्यक्रम को ज़रूर समझें और करें। फिर उसके बाद बच्चे पढ़ेंगे तो स्टेशनरी भी चाहिए, तो स्टेशनरी का डिस्ट्रीब्यूशन भी टाइम टू टाइम हर स्कूल में, हर एरिया में, हर स्लम एरियाज़ में टाइम टू टाइम करवाया जाए। आप जिस तरह से भी हमें सहयोग करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनती है, एक अपील है, आप आगे बढ़ें, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं A1 डोनर्स मैनेजमेंट क्लब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं एंड बहुत जल्द आप तक भी पहुँचेंगे। धन्यवाद।